हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टोटल 16 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, और ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की पूरी प्रैक्टिस सीरीज होगी और कल से ये सेट पेपर डेली सुबह 7 बजे अपलोड होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में MPTET का जो 2012-13 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और कल से इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होंगे और मतलब इसको मिलाकर टोटल 16। और अगर ये आप पूरी प्रैक्टिस सीरीज कर लेते तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें संभावित जो क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है वो होंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और कोशिश करिए कि अगर 25 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये सोचिए कि एक आपका अच्छा स्कोर है और आप पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर ही कर पाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये जो 4 कारण दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण। और थर्ड है परिवार का व्यवसाय। और फोर्थ ऑप्शन है परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो यार देखो क्या बोला इसने, शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिवार का व्यवसाय। हम ये बोल सकते हैं कि परिवार का व्यवसाय का प्रभाव बालक की शैक्षणिक स्थिति पर नहीं पड़ता है, जबकि परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण तथा परिवार के खराब भावनात्मक वातावरण का सीधा प्रभाव बालक के शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि परिवार के व्यवसाय का शैक्षणिक पिछड़ेपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसा बालक जो कि एक सेम एज के बच्चे, जैसे 10-10 साल के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक में जो बौद्धिक स्तर है उतना अच्छा नहीं है या शैक्षणिक स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी कमी का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सेकंड बालक है, सेकंड ऑप्शन है पिछड़ा बालक और थर्ड है साधारण बालक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जिनकी शैक्षणिक तुलना कम होती है उसे हम बोलते हैं पिछड़ा बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि किसने कहा कि, ठीक है, ये किसी का कथन है तो आपको ये सारे कथन याद होने चाहिए। तो किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरी थ्योरी किसने कही है। तो पहला ऑप्शन है स्पेयरमैन ने, सेकंड है बार्लेट, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है लेनिन। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पेयरमैन ने कहा था क्या कि सृजनात्मकता मनुष्य के मानसिक की वह शक्ति जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि आईपीसी का अर्थ है। ठीक है, जो आईपीसी होता है आईपीसी का अर्थ है तो इंडियन पोस्टल कोड, सेकंड ऑप्शन है इंडियन पेनल कोड, थर्ड ऑप्शन है इंडियन पब्लिक कोड। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी की जिसे धारा कहा जाता है। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पूरी स्मरण शक्ति, सेकंड ऑप्शन है रटने की स्मरण शक्ति और थर्ड ऑप्शन है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। तो यार जैसा उसने याद किया है एज इट इज पूरा का पूरा बोल देना तो तब ही बोल सकता है जब उसने रटा हुआ। जैसे कि हम जब छोटी क्लासों में थे 9th 10th 11th में, तो वहां हम कोई भी थ्योरम को डायरेक्टली रट लेते थे और एज इट इज पेपर में भी लिख देते थे। तो वो कौन सी शक्ति होती थी हमारी, रटने की स्मरण शक्ति। क्योंकि यहाँ पर भी दिया है कि याद की गई सामग्री बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो रटने की स्मरण शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की अब्राहम मास्लो। ठीक है, अब्राहम मास्लो कौन है थे? ठीक है, तो जो अब्राहम मास्लो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर देखो, पहला है प्रयोजनवादी, सेकंड है व्यवहारवादी, थर्ड है मानवतावादी और फोर्थ है यथार्थवादी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मानवतावादी हो जाएगा। तो अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी शिक्षण शास्त्री थे जिन्होंने व्यवहारवादियों और मनोविश्लेषणवादियों के इस विचार का खंडन किया कि मनुष्य का व्यवहार आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों पर निर्भर करता है। उनका विचार था कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां उनके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है। इन्हीं अभिप्रेरणा को उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत कर अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो इनमें से ऐसे कौन है जो कि व्यवहारवादी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है स्किनर, थर्ड है पेवलॉव और फोर्थ है लेविन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि लेविन जो है व्यवहारवादी नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? ठीक है, तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता, सेकंड है सहज ज्ञान और थर्ड है अधिगम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का सेकंड हो जाएगा आंसर सहज ज्ञान कि जीवन के शुरुआती दिनों में बालक सहज ज्ञान के माध्यम से निर्देशित होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की निर्देश चिकित्सा। ठीक है, निर्देश चिकित्सा किसने विकसित की? ठीक है, तो जो निर्देश चिकित्सा वह किसने विकसित की? तो पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर ने, सेकंड है इलियस ने, थर्ड है स्किनर ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशिक चिकित्सा व्यवहारवादी तकनीक पर आधारित एक पद्धति है जिसका विकास पैट्रिक द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पैट्रिक के द्वारा किया गया था क्या? निर्देश चिकित्सा का विकास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि मानव विश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? ठीक है, तो मानव विश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? तो पहला ऑप्शन है एडलर ने, सेकंड है जंग ने, थर्ड है फ्रायड ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि मानव विश्लेषणात्मक परामर्श किसने शुरू किया? तो फ्रायड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां कि मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अभिप्रेरक, सेकंड है आवश्यकता, थर्ड है अंत नार्द और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, आवश्यकता कि मनुष्य की सामान्य चाहते व इच्छाओं को आवश्यकता कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मास्लो थे उनके अंतिम चरण के पदानुक्रम को क्या कहा जाता है? तो पहला है सम्मान की जरूरत, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा की जरूरत, थर्ड है शारीरिक जरूरत और फोर्थ है आत्मबोध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा कि सुरक्षा की जरूरत। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो मास्लो ने अभी अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत में आवश्यकताओं को वर्गीकृत कर उन्हें एक उत्तरोत्तर क्रम दिया जो निम्नलिखित है। जैसे पहला हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, सेकंड है सुरक्षा की आवश्यकता, सेकंड है संबंधों की आवश्यकता, थर्ड है सम्मान की आवश्यकता और फोर्थ है आत्मबोध। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है अंतिम चरण को क्या कहा है? ठीक है, तो अंतिम चरण इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अंतिम चरण को कहा है आत्मबोध। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उनके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है। ठीक है, मतलब वह क्रिया जिसमें व्यक्ति उनके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को
पहचानता है वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन है इसका मार्गदर्शन, सेकंड है परामर्श, थर्ड है अभिप्रेरणा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति यार जो कि खुद के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है और विकसित करता है उसे हम क्या करते हैं, तो समायोजित करता है उसे कहते हैं तो मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह, ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है अधिगम, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है अभिवृत्ति और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिगम की व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है उसे हम क्या कहते हैं, तो अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की सेफेलोकोडल, ठीक है, सेफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, सेकंड है पास से दूर के अंगों में, थर्ड है पैर से सिर की ओर, फोर्थ है दूर से पास के अंगों में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर सिर से पैर की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि गर्भाधान से बालक में, ठीक है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है किशोर अवस्था, सेकंड है बचपन, थर्ड है प्रसव पूर्व काल और फोर्थ है वयस्कता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर प्रसव पूर्व काल कहा जाता है बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था अवधि को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जिन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। ठीक है, मतलब जिन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, सेकंड है पूर्व परिचालन अवस्था, थर्ड है ठोस अवस्था और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की रोशा इंक ब्लाट टेस्ट, ठीक है, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसने निर्मित किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एसेंक ने, सेकंड है आलपोर्ट ने, थर्ड है हरमन रोशा ने और फोर्थ है जिम पियाजे ने। तो यार 18वें का आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की हरमन रोशा ने विकसित किया है रोसा इंक ब्लाट टेस्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बहुकारक वृद्धि के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, जो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है जिम पियाजे, सेकंड है बीने और थर्ड है हावर्ड गार्डनर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे कौन, तो हावर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि वह वैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है कौन था। ठीक है, मतलब ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन है जिम पियाजे ने, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड है टर्नर और फोर्थ है बीने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर जिम पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है, मतलब जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है वो किस श्रेणी में आते हैं। तो पहला है व्यवहारात्मक सिद्धांत, सेकंड है संज्ञानात्मक सिद्धांत, थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की थॉर्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारात्मक सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, सेकेंड है व्याकरण, थर्ड है स्वर विज्ञान और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर, स्वर विज्ञान, जिसमें ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा मनुष्यों के सामान्य व सदृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। तो पहला ऑप्शन है यौन ग्रंथि, सेकंड है थायराइड ग्रंथि और थर्ड है मूत्र ग्रंथि। तो यार देखो, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है और बाकी पीयूष ग्रंथि शरीर में जितनी ग्रंथियां पाई जाती है उन सभी को कंट्रोल करती है। तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को और हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं किसको, तो सॉरी हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि भावनात्मक विकास से जुड़ी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, सेकेंड ऑप्शन है भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, थर्ड है भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है और फोर्थ है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो 24 का आंसर नंबर हो जाएगा डी कि भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो शिशु का सामाजिक विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, सेकंड है बच्चे को दिखाए गए प्यार व स्नेह पर और थर्ड है वह सीमा जहां तक बच्चा दूसरों पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार जो सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन सभी पर। मतलब दूसरों से बातचीत के आधार पर भी, स्नेह और प्यार के आधार पर भी उसको जैसी चीजें और जो दिखाएंगे और जिस पर वो आकर्षित होता है उन सारी चीजों पर उसका सामाजिक विकास निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, जो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है थार्नडाइक, सेकंड है पेवलॉव और थर्ड है अल्फ्रेड बिने और फोर्थ है फ्रीमैन ने। यार तो 26 का आंसर नंबर हो जाएगा सी इसका, अल्फ्रेड बिने बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि बहिमुखी व्यक्ति वह होते हैं। ठीक है, जो बहिमुखी व्यक्ति होते हैं वह होते हैं, पहला ऑप्शन है जो सामाजिक व मित्र व्रत होते हैं, सेकंड है तनाव रहित होते हैं, थर्ड है ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा राइट आंसर कि जो बहुमुखी व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक और मित्र व्रत होते हैं और तनाव रहित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होते हैं। ठीक है, जो समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, सेकंड ऑप्शन है जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए और थर्ड है ए और बी दोनों और फोर्थ है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होते हैं, तो जिस व्यक्ति को अधिक लोग पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1910 में। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा कि व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिसमें वह
कद, वजन, त्वचा का रंग, आँख, बाल का रंग, पैर आदि से दूसरों से अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन है भावनात्मक भेद, सेकंड है शारीरिक भेद, और थर्ड ऑप्शन है मानसिक भेद, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा शारीरिक भेद, जिसमें उसका रंग, कलर, त्वचा, कद सब कुछ अलग अलग हो तो उसको शारीरिक भेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए हैं, और आने वाले लेक्चरों में हम इसकी डिटेल भी डिस्कस करें या कुछ इसी प्रकार से चलने दें, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। ये चीज़ आप अगर सजेशन करना चाहते तो बिल्कुल कर दीजिए, अगर आप चाहोगे तो इसका डिटेल पे डिस्कस जरूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।